हेलो स्टूडेंट, ये आपका है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, और ये आपका चौथा नंबर का अधिनियम है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम चौथे नंबर का अधिनियम है, जिसको इंग्लिश में एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बोला जाता है, जो 1948 में आया था। ठीक है, तो देखते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बीमा, आप सभी जानते होंगे कि आजकल के सभी जगहों में इंश्योरेंस की बात बहुत चलती है कि आप इस चीज़ का इंश्योरेंस करा लिए, अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए, अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। इंश्योरेंस क्या होता है? अगर बाय चांस अगर हमारी मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना से, तो अगर हम अपने शरीर का या अपना इंश्योरेंस कराए रहते हैं बैंक वगैरह में, तो हमको हमारे परिवार वालों को हमारे दुर्घटना के बाद हमारा जो इंश्योरेंस का पैसा क्या होता है, हमारे परिवार वालों को दिया जाता है। और वो जो इंश्योरेंस रहता है वो हमारे ही सैलरी से, हमारे ही पैसे से थोड़े थोड़े हिस्सों में वो कट कर सरकार के खातों में जमा होता रहता है। उसके बाद फिर अगर किसी कंडीशन में हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर हमारा जो परिवार जो होता है, जो हम पर आश्रित होता है, उसको ये सारे पैसे दिए जाते हैं ताकि उनको मुसीबत के टाइम पे उनका मदद हो सके। ठीक है, तो देखते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या होता है। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। 1 अक्टूबर 1906 में इस अधिनियम में 10,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले को लाभ दे होगा। अगर किसी कर्मचारी का 10,000 वेतन है प्रति माह, एक महीने में अगर उसका वेतन 10,000 है, तो उस कंडीशन में उसको बीमा किया जाता है, उसका इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, उसको लाभ दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य बीमारी, अयोग्य, मृत्यु जैसी विपरीत परिस्थितियों में संगठन के माध्यम से उचित संबल प्रदान करती है। इस सुरक्षा से पारिवारिक सदस्यों को यह बोध होता है कि उनका ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वेतन नहीं होगा। उद्योगपति, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार अनुदान के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा को धन देते हैं। इस राशि को कामगारों के कल्याण हेतु खर्च किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पूरे भारत पर लागू किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को या उसके किसी भी भाग में इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करने का अधिकार दिए गए हैं। मतलब क्या होता है, ये जो हमारा सैलरी जो होता है ना, उसी से ही वो हमारा जो धीरे धीरे आधा जो पैसा रहता है वो राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा जाते रहता है। उसके बाद फिर किसी कंडीशन पे हमारा दुर्घटना हो जाता है, हमारे को शारीरिक कष्ट हो जाता है, हमको किसी प्रकार का गंभीर बीमारी हो जाती है, उस कंडीशन में हमको जो हमारा जो सैलरी से जो पैसा जमा होता है वो हमको राज्य सरकार वो हमको वापस करती है, हमारे हेल्प के लिए, हमारे मदद के लिए। ठीक है, और ये जो अधिनियम है पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यक्षेत्र कहाँ तक होता है, कि ये कार्यक्षेत्र किस किस रूप में काम कर सकता है। ठीक है, इसका कार्यक्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। जहाँ कम से कम 20 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हो तथा कार्य बिजली के द्वारा संचालित हो, वहाँ पर अधिनियम लागू होगा। प्रत्येक राज्य इस अधिनियम को कहीं भी कभी भी लागू करने में सक्षम है। जैसे कृषि और उद्योग, वाणिज्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि। मतलब अगर किसी जगह पे 20 से अधिक कर्मचारी काम करते होते हैं तो उस जगह पे ये अधिनियम लागू होता है। और ये जो राज्य सरकार जो है, ये इस अधिनियम को किसी भी जगह और कभी भी लागू कर सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये अधिनियम लागू होते हैं। कौन कौन से? कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि जगहों पे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं दुकानों, रेस्टोरेंटों, सिनेमा, अखबार, एजेंसियों, होटल आदि जगहों पर जहाँ पर 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हो, वहाँ इस अधिनियम को लागू किया जाता है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट जगह पे कोई काम कर रहा है, वहाँ पे 20 से अधिक अगर कर्मचारी हैं,
तो वहाँ पे भी उनको यह अधिनियम लागू करना पड़ता है। ठीक है, किस कंडीशन में? अगर वहाँ 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हो तो। यह चीज़ भी आपको पूछने के लिए आता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस रूप में लागू होता है, किस कंडीशन में इसको लागू किया जा सकता है, कितने संख्या में, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी जगह पे 20 लोग या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंडीशन पे हमको यह अधिनियम लागू करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रतिष्ठान जहां बिजली का उपयोग होता है और 20 कर्मचारी तक काम करते हो वहां पर इसे लागू किया जाता है। जहां बिजली का उपयोग ना होता हो और 20 कर्मचारी कार्यरत हो वहां लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके नियोजक और केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा संसद सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से एक स्टैंडिंग कम्युनिटी का गठन किया जाता है जो इस योजना को चलाती है। इसकी एक अतिरिक्त परिषद होती है जिसे मीडिया बेनिफिट काउंसिल्स कहते हैं। इस अधिनियम का मुख्य प्रशासक डायरेक्टर जनरल होता है। ESI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 16 रीजनल कार्यालय, 328 स्थानीय कार्यालय, उपस्थानीय कार्यालय और 104 छोटे स्थानीय कार्यालय, 1691 निरीक्षक कार्यालय और 280 पेमेंट करने वाले कार्यालय होते हैं। मतलब जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का एक ऑफिस होता है जहाँ पे अलग से कर्मचारियों को बीमा का या किसी भी प्रकार के जो कर्मचारी आपके अंदर काम करते हैं उसके लिए एक ऑफिस बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है जिसके अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ों का काम चलता रहता है और उसी को ही एक मुख्य प्रबंधक है जिसको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, जिसका ESI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, जिसमें 16 रीजनल और 328 स्थानीय कार्यालय स्थित हैं। ठीक है, और 280 पेमेंट करने वाले कार्यालय है। जो 280 पेमेंट करने वाले कार्यालय हैं वो हर जिलों में, हर राज्य में होता है, जो आपके कर्मचारी को पेमेंट किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत वो क्या करते हैं? इसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं इसी में है कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान। ठीक है, अंशदान को देखते हैं। अंशदान क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं, यह जानते हैं कि अंशदान क्या होता है। अंशदान किसी सार्वजनिक या सामूहिक कोष या निधि में नियमित रूप से जो दिया जाने वाला जो दान है, जिसको आर्थिक सहयोग या आर्थिक दान या आपदा के टाइम पे जो दान जमा किया जाता है उसी को अंशदान कहा जाता है। अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ आ गई, तो उस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है तो स्टेट के द्वारा किसी उस दूसरे राज्य को क्या किया जाता है? दान दिया जाता है। वह दान हमारे ही पैसे से, कर्मचारियों के पैसे से ही इसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। उसी को ही क्या कहा जाता है? अंशदान कहा जाता है, जो सार्वजनिक कोष में जमा होता है। ठीक है, तो ये किस किस रूप में होता है देखते हैं। अगस्त 2007 में 70 रुपये प्रतिदिन से कम वेतन वाले कर्मचारी को अंशदान जमा नहीं करना पड़ता है। अगर ये अगस्त 2007 में अगर किसी कर्मचारी का 70 रुपये से कम वेतन है तो उसको अंशदान जमा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर कर्मचारी के मूल वेतन का 1.75% अंशदान के रूप में योजना में जमा किया जाता है। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी जो काम करते हैं, उसका सैलरी का 1.75% अंशदान के रूप में क्या होता है? जमा होता है। नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन के 4.75% के बराबर अंशदान योजना में जमा कराता है। जो भी एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी है, जो जिसके अंदर आप काम करते रहते हो, वो क्या करता है? आपको आपके मूल वेतन का 4.75% के बराबर अंशदान आपको जमा करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंशदान। उसके बाद फिर देखते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य फैक्टर क्या है, इसके पीछे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के फैक्टर्स देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, तो पहला इसका और जो कर्मचारी राज्य बीमा होता है उसमें निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती है। उसकी सुविधाएं में कौन कौन से देखते हैं? तो पहला आपका प्रस्तुति लाभ। प्रस्तुति लाभ क्या होता है? यदि कोई महिला कामगार प्रसव अवस्था में है या उसका गर्भपात हो जाता है या समय पूर्व से शिशु का जन्म हो जाता है तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने
उस अवधि के लिए प्रस्तुति अवकाश की हकदार हो जाती है और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं इसे प्राप्त हो पाती है। ठीक है, प्रस्तुति लाभ मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका प्रसव से पूर्व उसका मिसगैरेज हो जाता है या उसका बच्चा हो जाता है, उस कंडीशन में वह प्रस्तुति लाभ ले सकती है। उसके बाद फिर है बीमारी लाभ। बीमारी लाभ को ही क्या बोलते हैं, रुग्णता लाभ भी कहा जाता है। किसी भी बीमाकृत कर्मचारी को बीमार पड़ जाने पर और संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा बीमारी का प्रमाण पत्र दिए जाने पर वह बीमारी की अवस्था में मिलने वाली सभी सुविधाएं जैसे सवेतन, अवकाश, छुट्टी आदि पाने का हकदार होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है तीसरा आश्रित लाभ। यदि किसी बीमाकृत व्यक्ति की कार्य के दौरान चोट आदि के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है तो आश्रित लाभ की अदायगी मृतक कर्मचारी के आश्रित को दी जाती है। अगर कोई कर्मचारी काम करता है किसी प्लांट वगैरह में किसी जगह पे, तो उसकी अगर उस टाइम पे मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो आश्रित जो परिवार रहते हैं उनको बीमा कंपनी क्लेम देती है, जो उनका हर महीना उसके सैलरी से जो कटता है उसका क्लेम बीमा कंपनी उनको देती है। ठीक है, अंत्येष्टि लाभ। अंत्येष्टि लाभ देखते हैं। यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य को या ऐसे व्यक्ति को अंत्येष्टि लाभ दिया जाता है जो मृतक की अंत्येष्टि पर खर्च करता है। इस लाभ के लिए दावा मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 3 माह तक की अवधि में किया जा सकता है। अंत्येष्टि लाभ मतलब जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनका अंत्येष्टि मतलब तो आप सभी जानते होंगे, इसका डिटेल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर उस परिवार का कोई सदस्य या उस परिवार की उस पुरुष की पत्नी जो होती है उसको अंत्येष्टि लाभ बीमा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और उसका क्लेम आप 3 माह की अवधि में किया जा सकता है। उसके बाद फिर 5वां है चिकित्सा लाभ। यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसे चिकित्सा लाभ दिया जाता है जो निम्नलिखित रूप में होता है। ओपीडी का बाह्य रोगी इलाज, दूसरा अस्पताल या क्लिनिक या अन्य जगह परिचर्या, बीमाकृत व्यक्ति के घर पर चिकित्सा द्वारा दौरा करके, अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में। ये सारे रूप में वह अगर बीमाकृत व्यक्ति अगर बीमा कंपनी से क्लेम चाहता है तो इस कंडीशन में ले सकता है चिकित्सा लाभ में। ठीक है, उसके फिर 6वां है अयोग्य लाभ। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कार्य करते वक्त किसी बीमाकृत कामगार को दुर्घटना में चोट लग जाए या वह आंशिक अंगहीन हो जाए, अंगहीन मतलब उसका कोई पार्ट्स अगर खराब हो जाए, अंगहीन हो जाए या स्थायी रूप से अंगहीन हो जाए तो उस स्थिति में भुगतान नियमानुसार किया जाता है। 1 दिसंबर 2007 में किसी कामगार को दुर्घटना में अस्थायी रूप से चोट लग जाने पर चाहे उसे अंशदान दिया हो ना दिया हो, वह जितने दिन कार्य का अयोग्य हो रहेगा उसे उतने दिन का दैनिक आय उसके 75% दिन के यदि कामगार ठीक हो जाता है तो उसे उसके भुगतान देना पड़ता है। यदि बीमाकृत कर्मचारी स्थायी, आंशिक या पूर्ण रूप से अंगहीन हो जाता है या आंशिक अंगहीनता के कारण भली प्रकार काम नहीं कर पाता है तो उसकी आय में से कमी आती है और उसकी औसत दर से उसे जीवन भर भुगतान दिया जाता है। भुगतान की दर दुर्घटना पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी की जगह और वह 1 महीने काम की जगह वो हाफ में नहीं काम कर पाया है तो फिर भी उसको उसकी सैलरी का 75% भाग दिया जाता है अगर उसको आंशिक रूप से अपंगता अगर हो जाती है तो। इस कंडीशन में बहुत सारे कर्मचारी को उनके आश्रित परिवार को और उन कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा मदद होती है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के। और ये सारी चीज़ें अभी आप ध्यान देंगे कि अगर आपके जो पेरेंट्स होंगे या आपके भाई वगैरह होंगे या आपने किसी परिवार में सुना होगा तो और ये फिर मैं अपने बारे में ही आपको बता सकती हूँ। मेरे पापा थे हेडमास्टर, ठीक है, उन्होंने अपना बीमा करवाया हुआ था और उनको वो कौन थे, गवर्नमेंट कर्मचारी थे। ठीक है, तो वो तो अपना एक अलग से बीमा करवाया ही थे। ठीक है, और उनको जो उनका जो कर्मचारी थे जो सरकारी कर्मचारी उनके तरफ से भी उनको बहुत सारा क्लेम मिलता गया।
ठीक है, और उन क्लेम मिला। और दूसरी बात, उनका जो बीमा अलग से उन्होंने कराया था अपना बीमा, उनका भी उनका पैसा मिला। मतलब ये सारी चीज़ों से क्या होता है, जो कर्मचारी जो होते हैं उनको भी बहुत मदद मिलती है। और दूसरी बात, उनके ऊपर जो आश्रित परिवार रहते हैं उनको भी बहुत सारा मदद मिलता रहता है। कुल मिला के जो सरकार जो है वो क्या करती है, जो हमारे कर्मचारी भाई बंधु होते हैं उनको उनके इलाज के दौरान उनके आश्रितों को, कर्मचारियों को क्या करती है, उसका मदद करती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का लाभ मुझे भी मिला है, मेरे परिवार को भी मिला है। तो इसी वजह से इस कंडीशन में हम लोग अभी भी अच्छे से स्टेबल हो पाए हैं, क्योंकि मेरे पापा एक कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा मदद मिल पाया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो सरकार जो करती है वो हमारे हित और हमारे लाभ के लिए ही करती है। ठीक है, तो ये था आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछेंगे। ठीक, धन्यवाद।